हेलो प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका भाई अभिषेक स्वागत करता हूं इस करंट अफेयर्स के तीसरे सेशन में। आप बताएंगे आप सभी कैसे हैं और आपकी पढ़ाई भी भाई शानदार तरीके से चलनी चाहिए, यही आशा करता हूं। ध्यान से पढ़ेंगे और समझते चलेंगे। जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे, जितने भी क्लास लाकर आएंगे आप सभी के लिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिए, समझते चलिए और उन नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए हम भैया बिल्कुल ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो फंसने ही फंसने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और समझते चलना है। हम बिना समय गंवाए भाई अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज पहले हम सुविचार पढ़ लेते हैं आज का, कि भैया हमारा सुविचार है कि मन के विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। मन के विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं और नकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। बिल्कुल सही भैया सुविचार है, इस पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम्स दीजिए और उसमें सक्सेसफुल हो जाइए आप सभी। तो चलिए हम बिना समय गंवाए भाई अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कपास पर लगने वाले 11% आयात शुल्क कब तक के लिए हटा दिया है। भैया इन सभी में से कब तक के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने भैया कपास पर लगने वाले 11% आयात शुल्क को कब तक के लिए हटा दिया है। तो आप सभी बताइए भैया कब तक के लिए हटाया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा ऑप्शन नंबर ए 30 सितंबर तक भैया वित्त मंत्रालय ने कपास पर लगने वाले 11% आयात शुल्क को हटा दिया है। भैया फरवरी 2022 से हम बता दें आप सभी को कि फरवरी 2022 से आयात पर 11% शुल्क और 5% मूल सीमा शुल्क और 5% कृषि अवसंरचना 5% कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर लागू था। वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर तक कपास पर 11% आयात शुल्क हटा दिया है, जो कि 18 अगस्त को जारी अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 सितंबर तक आयात शुल्क हटा दिया है। किस पर लगने वाला आयात शुल्क? कपास पर लगने वाला 11% आयात शुल्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़ते चलिए, समझते चलिए। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में ईपीएफओ ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष के तहत अनुग्रह राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिए हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, 15 लाख रुपए। 8.8 लाख रुपए से 15 लाख रुपए कर दिए हैं। हम आप सभी को बता दें भैया कि ईपीएफओ ने एक्स ग्रेसिया अमाउंट को, इसको एक्स ग्रेसिया अमाउंट भी कहते हैं, इसको 8.8 रुपये से बढ़ाकर अब 15 लाख रुपए कर दिया है। ये नया अमाउंट 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया था। ये वो अमाउंट होता है भैया जो ऐसे कर्मचारियों के नॉमिनी को मिलता है जिनकी मौत सर्विस के दौरान हो जाती है। ये भैया लाभ किसको मिलता है? ऐसे कर्मचारियों को जिनकी डेथ जो है सर्विस के दौरान हो जाती है, उन्हीं के वाइफ को ये भैया लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए नोट कर लीजिएगा कितना बढ़ गया है भैया, 8.8 लाख रुपए थे जिसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिए हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 लाख रुपए। आप सभी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फोर्टिफाइड चावल योजना को 17,082 करोड़ रुपए के सरकारी वित्त पोषण के साथ कब तक बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया है आप सभी बताइए भैया। तो हम आप सभी को बता दें भैया कि जो ये बढ़ाया गया है 2028 तक बढ़ा दिया गया है। आप सभी नोट कर लीजिए। हम आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत छात्रों को पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड अनाजों से बने भोजन दिए जाते हैं। भैया हम आप सभी को बता दें इसमें क्या किया जाता है कि प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत छात्रों को पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड अनाजों से बने भोजन दिए जाते हैं। तो ये कब तक बढ़ाया गया है? 2028 तक। आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भैया कि आईबीएम और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से सूर्या नामक ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है। तो हम आप सभी को बता दें क्या हो जाएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, नासा ने भैया आईबीएम और
नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से सूर्या नामक ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? आप इसे नोट कर लीजिए भैया। नासा ने भैया इसी खतरे को भांपने और रोकने के लिए एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है सूर्या हेलियोफिजिक्स फाउंडेशनल। सूर्या हेलियोफिजिक्स फाउंडेशनल हम लिख दे रहे हैं, क्या है? सूर्या हेलियोफिजिक्स फाउंडेशनल। आपसे नोट कर लीजिएगा, सूर्या हेलियोफिजिक्स फाउंडेशनल इसका नाम है। आपसे नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी नासा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को नया आधार कार्ड नहीं जारी किया जाएगा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है भैया कि राज्य में 18 वर्ष से जो अधिक के बच्चे हो जाते हैं उनको नया आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा? तो हम आप सभी को बता दें कौन सा राज्य हमारा सही जवाब होगा वो हमारा असम राज्य भैया सही जवाब होने वाला। असम राज्य ने भैया 18 साल के ऊपर जो बच्चे रहेंगे उनको नया आधार कार्ड नहीं जारी करेगा। असम के मुख्यमंत्री हैं भैया हिमंत बिस्वा शर्मा ने, असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा ने भैया राज्य की कैबिनेट बैठक के बाद बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा अब असम में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को फर्स्ट टाइम आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी असम इज राइट आंसर हो जाएगा। आप नोट करते चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के तिनसुकिया जिले के लाईपुली में समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास का उद्घाटन किया है? तो हम आप सभी को बता दें भैया क्या होगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा असम राज्य। असम राज्य हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया। असम राज्य ने तिनसुकिया जिले के लाईपुली में समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास का उद्घाटन किया है। आप सभी नोट कर लीजिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी प्राप्त आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा? आप सभी आंसर कीजिए भैया कब से लागू होगा। तो हम आप सभी को बता दें भैया 1 अप्रैल 2026 से यह कर लागू होने वाला है। आयकर अधिनियम लागू होगा 1 अप्रैल 2026 को। आप सभी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में 2 दिवसीय मिसाइल सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास शुरू किया है? तो आप सही बताइए भैया कौन सा देश हो जाएगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया जो ईरान देश है। ईरान देश ने उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में 2 दिवसीय मिसाइल सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास शुरू किया है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ईरान देश इज राइट आंसर। भैया 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में 57वीं युवा संसद प्रतियोगिता 2024 से 2025 का पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? आप सही बताइए भैया कहाँ आयोजित किया गया था? तो हम आप सभी को बताते हैं भैया नई दिल्ली में यह आयोजन आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने कहाँ विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों का लाभ उठाने, क्या है क्वेश्चन? इसरो ने कहाँ विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों का लाभ उठाने पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2.0 की मेज़बानी की? तो आपसे ये बताइए क्या होगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया भारत की राजधानी नई दिल्ली हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेमीकॉन इंडिया 2025 के किस संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में किया जाएगा? तो हमारा सही जवाब होगा भैया हमारा जो चौथा संस्करण का उद्घाटन है भैया वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चौथे संस्करण हमारा सही जवाब हो जाएगा, चौथा संस्करण हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में थाईलैंड में आयोजित 23वें महाधिवेशन के दौरान भारत को किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? आप सही बताइए भैया हाल ही में थाईलैंड में आयोजित 23वें महाधिवेशन के दौरान भारत को किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो हम आप सभी को बताएंगे भैया कौन सा आंसर होगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया कि एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए भारत को
नया अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी, एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए भारत को चुना गया है अध्यक्ष के रूप में। आप सभी नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को कहाँ 5200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो हम आप सभी को बताएंगे भैया क्या होगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। कोलकाता शहर हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट करिएगा, कोलकाता में भैया नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को 5200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कहाँ? कोलकाता हमारा सही जवाब हो जाएगा, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 से 25 के दौरान भारत की सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 38 गीगावाट से बढ़कर कितना गीगावाट हो गया है? तो आप सही बताइए कितना हो गया है। तो हमारा सही जवाब होगा 74 गीगावाट। 38 गीगावाट से बढ़कर 74 गीगावाट सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता बढ़कर हो गया है। तो आप सभी नोट करिएगा, 38 गीगावाट से 74 गीगावाट। 15वां क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए अपनी वित्तीय सहायता को 2.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2014 से 2024 के दौरान 9.23 लाख करोड़ रुपए कर दिए हैं? तो हमारा सही जवाब होगा भैया कि बिहार के वित्तीय सहायता को बिहार राज्य के लिए भैया बिहार राज्य के लिए अपनी वित्तीय सहायता को 2.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2014 से 2024 के दौरान 9.23 लाख करोड़ रुपए कर दिए हैं। कौन सा भैया राज्य? बिहार राज्य हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा चालू होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का हमारा क्वेश्चन है कि कवक यानी कि फंजाई का मुख्य कार्य निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो आप सही बताइए भैया। कवक का जो मुख्य कार्य होता है वो पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना है, क्योंकि ये अपघटक होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों जैसे मृत पौधे, पत्ते और लकड़ी, इन सभी को तोड़कर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में लौटाने का कार्य करते हैं, जिससे पृथ्वी का पारिस्थितिक तंत्र स्वस्थ रहता है। तो आप सही बताइए इसमें क्या होगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अपमार्जक के रूप में कार्य करना। मतलब वही कि अपमार्जक का मतलब ये होता है कि जैसे जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे मृत पौधे, पत्ते और लकड़ी को तोड़कर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में लौटाने का कार्य अपमार्जक कहलाता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अपमार्जक के रूप में कार्य करता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोट कर लीजिएगा भैया। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? भारत में किस गवर्नर जनरल ने भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो हम आप सभी को बताएंगे कि भैया भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने ही भारत में भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारा सही जवाब हो जाएगा। हम आप सभी को बता दें भैया कि भारत में भू राजस्व व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब चालू किया था? 1793 में अस्थाई बंदोबस्त के रूप में स्थापित की थी। इस प्रणाली में जमींदारों को भूमि का वंशानुगत स्वामी बनाया गया था और उन्हें ब्रिटिश सरकार के लिए राजस्व एकत्र करने और जमा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भैया शासनकाल में भू राजस्व स्थापित की गई थी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 18वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अधिनियमित यानी स्वीकृत किया गया था? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को भैया भारत संविधान को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित यानी स्वीकृत किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 इज राइट आंसर। हम आप सभी को बता दें भैया यह वह दिन है जब भारत के संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने सहमति व्यक्त की और इसे अंतिम रूप दिया। तो हमारा सही किस डेट को? 26 नवंबर 1949 को। हमारा सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया, स्वीकृत किया गया। किसको? भारतीय संविधान को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी नोट करिएगा। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? जो भैया साधारण फिटकरी होती है उसका रासायनिक नाम क्या है? भैया साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटास एलम होता है।
साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटास एलम होता है, जिसे हम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र हम लिख दे रहे हैं KAiSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O। हम लिख दे रहे हैं KAiSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O। आप सभी नोट करिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं KAiSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O। ये सही है, आप सभी नोट कर लीजिएगा। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पोटास एलम इज राइट आंसर। हमारा भैया 20वां क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पक्के बाघ अभ्यारण्य अवस्थित हैं। हम भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर पक्के बाघ अभ्यारण्य अवस्थित हैं। तो हम आप सभी को बताते भैया, पक्के बाघ अभ्यारण्य जिसे हम पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, यह जो है अरुणाचल प्रदेश में, यह जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है उस राज्य में स्थित है। यह भैया पूर्वी हिमालय की तलहटी में, पूर्वी हिमालय की तलहटी में पूर्वी कामेंग ज़िले में, पूर्वी कामेंग एक ज़िला है, वहाँ स्थित एक प्रमुख बाघ अभ्यारण्य है। भैया हम ये जो पक्के बाघ अभ्यारण्य हैं हम इनको पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय तलहटी में पूर्वी कामेंग जिला है, उस जिला में एक स्थित प्रमुख बाघ अभ्यारण्य है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर। आप सभी नोट करिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन है कि नहीं। बस भैया हमारा यहीं 20 क्वेश्चन रहेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए भैया अपना ख्याल रखिएगा और मन लगाकर पढ़िएगा। जितने भी क्लास लेकर आए हैं पूरा ध्यान से पढ़िएगा, समझ कर पढ़िएगा और नोट डाउन कर लेना ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं आप सभी के लिए। इतना मेहनत करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, आप सभी सफल हो जाएं। तब तक भैया आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।